मैं आपके अर्थशास्त्र शिक्षक मनीष कुमार आज फिर 12वीं कक्षा के क्रैश कोर्स को लेकर उपस्थित हूं। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में हम पढ़ेंगे आय एवं रोजगार का निर्धारण। ये पार्ट संख्या 4 है। वस्तुतः चूंकि क्रैश कोर्स है, इस कारण हम लगभग 1.5-2 पार्टों का मिश्रण बना के एक पार्ट आपके लिए लाते हैं। चूंकि आपकी एग्जाम नज़दीक है, अतः हमारी जो है प्रयास है कि जल्दी से जल्दी कोर्स को समाप्त करें। पिछला में 3 और 4 का था, इसमें 5 और 6 का संक्रमण है। यानी इस चैप्टर में आय एवं रोजगार सिद्धांत के साथ साथ आय एवं रोजगार के निर्धारण के साथ साथ स्फीति और मंदी के बारे में चर्चा हम कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि न्यून मांग और अतिरेक मांग का चैप्टर भी इसी में हम समाप्त कर देंगे, जिसको हम अब स्फीति का अंतराल और अस्फीति का अंतराल कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है इसमें इस ग्राफ पर नजर डाला जाए। ये जो है ये अंत में हम आएंगे इस पर, जो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के एक संतुलन से दूसरे बेहतर संतुलन पर कैसे जाता है। तो इसके लिए जो है ये जब आगे पढ़ेंगे तो ये ग्राफ अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे अधिकांश क्लास में यही होता है कि जहां से मैं शुरू करता हूं वहीं पर अंत करता हूं, और ये सिचुएशन जहां आएगी समझिए क्लास अंत है। यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को E1 पर काट रहा है, तो Y1 पर संतुलन में है। और फिर जब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जाती है, डेल्टा आई आता है, तो C+I+I ऊपर की ओर सरक करके जो है एडी को बढ़ा देता है, जिससे अब उच्च संतुलन बिंदु प्राप्त होती है और आय का स्तर by2 बढ़ जाता है। अब हम सबसे पहले समझे कि समग्र मांग का मतलब क्या है। समग्र मांग किसे कहते हैं? तो सामान्य रूप से समग्र मांग का अभिप्राय एक देश में कुल वस्तु एवं सेवाओं की मांग से। हम बता रहे हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वस्तु की मांग को पढ़ते थे, यहां पर या एक व्यक्ति के द्वारा किए गए वस्तुओं की मांग को पढ़ते थे। यहां पर हम पूरे देश के द्वारा जो वस्तु एवं सेवाओं की मांग है उसको हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि परिवार और फर्म द्वारा मान के चला गया है कि हाँ जो है सो कि देश में 2 ही तंत्र है, परिवार और फर्म, यानी 2 क्षेत्रीय व्यवस्था है। तो परिवारों एवं फर्मों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का जो कुल मांग है उसी को समग्र मांग कहेंगे। यदि 3 क्षेत्रीय में आते हैं तो फिर सरकार को भी जोड़ दीजिए, और 4 क्षेत्रीय में आते हैं तो निर्यात वस्तुओं की मांग जोड़ दीजिए। कहने का मतलब कि टोटल वस्तु एवं सेवाओं की मांग को हम समग्र मांग कहेंगे। अब इस पर जो व्यय होता है वो समग्र मांग व्यय है, और वास्तव में वस्तु एवं सेवाओं की मांग व्यय से ही उत्पन्न होती है। इस तरह समग्र मांग बराबर समग्र व्यय। जितना हम मांग करेंगे समग्र मांग जो है तो वो उस मांग की कीमत हमको देनी पड़ेगी, और कीमत देनी पड़ेगी इसका मतलब है कि हम व्यय करेंगे। तो समग्र मांग बराबर समग्र व्यय यहां परिभाषा में हमने दे दिया है। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मुख्य जो टफ पॉइंट है हम उसको देखेंगे। समग्र मांग मुद्रा की वह कुल मात्रा है जो परिवार, फर्म और सरकार एक निश्चित अवधि में एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने पर खर्च करता है। जो मैंने बोला वही चीज है। अब समग्र मांग एडी में कौन कौन से तत्व है इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एडी का मतलब है पूरा मांग। तो पूरा मांग में सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि क्या क्या आएगा, कौन कौन मांग करता है। तो निजी अथवा पारिवारिक उपभोग मांग पहले आ जाएगा, इसके बाद निजी निवेश मांग आएगा, निवेश के लिए जो मांग है। सरकार भी वस्तु एवं सेवाओं की मांग करती है, तो ये इसको हम जी कहते हैं। और विशुद्ध निर्यात मांग, तो इसको हम X-M, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए एग्रीगेट डिमांड बराबर एक तरह से जीडीपी हो जाता है, यानी व्यय दृष्टिकोण से वो आपका जीडीपी है, वही एग्रीगेट डिमांड है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समग्र मांग में समग्र व्यय। तो आपका ये चारों का योग C+I+G+X-M। याद कीजिए पिछले क्लास में हमने जीडीपी का यही सूत्र दिया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि निजी उपभोग मांग से क्या समझते हैं। तो निजी उपभोग मांग है कि देश के समस्त परिवारों द्वारा उपभोग के लिए वस्तु एवं सेवाओं की जो मांग की जाती है उसको निजी उपभोग मांग कहते हैं। और यह डिपेंड किस पर करता है? यह डिपेंड करता है उपभोग प्रवृत्ति पर। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? यह आय का फलन है। मतलब क्या है कि आय के अनुसार आपका उपभोग की टेंडेंसी क्या है। 50% है, 30% है, 20% है। कहने का मतलब 1/2 है, 1/4 है, यानी आय का चौथा हिस्सा हम उपभोग करते हैं। इस तरह से इसको हम उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। निजी निवेश मांग का है, यहां देखिए एक टर्म ये भी आएगा लघु उत्तरीय में कि निजी निवेश मांग क्या कहते हैं। तो निजी निवेश मांग का तात्पर्य है निजी निवेशकर्ताओं द्वारा की जाने वाली पूंजी वस्तुओं की मांग। जो पूंजी वस्तु है, यानी केन्स ने निवेश शब्द का प्रयोग वास्तविक निवेश से किया है। अब यहां तात्पर्य है थोड़ा सा कि वास्तविक निवेश को समझा जाए।
इस पर तो थोड़ा समय दे। वास्तविक निवेश से तात्पर्य है पूंजी पदार्थ में भंडार, यानी पूंजी भंडार में वृद्धि, जैसे मशीन, औजार, उपकरण। समझ में आ रहा है ये बातें? यानी एक तरह से अस्थायी पूंजी में वृद्धि हो जाए। और निवेश जो है मांग निवेश फलन या निवेश प्रेरणा पर निर्भर करती है। निवेश किस पर निर्भर करेगा? तो निवेश फलन और निवेश प्रेरणा। ठीक है, तो इस प्रकार निवेश प्रेरणा दो कारकों पर निर्भर करती है। अब निवेश किससे प्रेरित होगी? तो दो चीज है, निवेश की सीमांत कुशलता और ब्याज का दर। यानी जो हम पूंजी लगा रहे हैं, अतिरिक्त पूंजी जो लगा रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन क्षमता क्या है। अगर प्रोडक्शन क्षमता ऊंची है तो हम पूंजी लगाएंगे, और नहीं है तो हम निवेश नहीं करेंगे। अब इस प्रोडक्शन क्षमता की तुलना किससे होती है? तो ब्याज दर से। अब मान लेते हैं कि 100 रुपए की पूंजी लगाते हैं, और 100 रुपए की पूंजी से हमको 4 रुपया आता है और ब्याज दर 3% है, तो निश्चित तौर पे है कि हम ब्याज में पैसा न लगा करके, यानी बैंक में पैसा न लगा करके हम निवेश कर देंगे। और अगर निवेश दर ब्याज दर से कम है, यह निवेश की सीमांत कुशलता ब्याज दर से कम है, तो निश्चित तौर पे हम पैसे को निवेश से हटा लेंगे। यानी निवेश इन दोनों पर डिपेंड करता है कि निवेश की सीमांत कुशलता क्या है और ब्याज दर क्या है। अब इसी में निजी निवेश और सरकारी निवेश। इसमें निजी निवेश लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, बिल्कुल, और सरकारी निवेश सामाजिक हित के उद्देश्य से किया जाता है। तो निजी निवेश चूंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, इस कारण इसको लाभ प्रेरित निवेश भी कहते हैं। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में यह आएगा यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लाभ प्रेरित निवेश निजी निवेश है, और सरकारी निवेश जो है ये स्वायत्त निवेश कहा जाता है। स्वायत्त निवेश क्या है? चूंकि सार्वजनिक हित से बंधा हुआ है, यह भी आएगा, सार्वजनिक हित से बंधा हुआ है। तो सार्वजनिक हित किसी भी देश के लिए सबसे मस्ट होता है। एक सरकार अपने बजट में मिनिमम तय करती है कि इतना काम हमको सार्वजनिक हित में करना ही है, तो जो बहुत जरूरी है उसको हम स्वायत्त कहते हैं। ये ऑटोनोमस है, इतना होना ही चाहिए, इतना से नीचे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब केंद्र के समग्र मांग के घटक क्या है, ये देखिए। केंद्र ने समग्र मांग में 4 घटक रखा है। क्या क्या रखा है यहां देखिएगा? उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। परंतु एक दो क्षेत्रीय केंद्र ने यह अपने सिद्धांत में यह मानकर चला है कि अर्थव्यवस्था में से सरकार और अंतर्राष्ट्रीय यानी हस्तक्षेप वाली अर्थव्यवस्था को लाइए, और जो है बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बात कीजिए। इन दोनों को हटा दीजिए या कांस्टेंट कर दीजिए। तो ऐसी अवस्था में समग्र मांग के 2 ही घटक बच जाते हैं, एक उपभोग और दूसरा निवेश। यानी जी और एक्स प्लस एक्स माइनस एम हम हटा देते हैं। ऐसे भी आप सोच के देखिए कि अगर सरकार का भी है तो सरकार भी 2 ही चीज पर खर्च करती है, एक जो है सरकारी कंजम्पशन पर, और दूसरा जो खर्च है वो सरकारी इन्वेस्टमेंट पर। जो आयात निर्यात से मुनाफा होता है या जो आय होती है उसका भी तो 2 ही खर्च होता है। तो मिला जुला करके हम एक है कि एडी बराबर सी प्लस आई ही होगा केंद्र के अनुसार समग्र मांग में। तो अब हम देखें कि समग्र मांग अनुसूची के आधार पर समग्र मांग वक्र क्या होता है। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि समग्र मांग अनुसूची क्या है, यह ध्यान दीजिए। तो यह आय पर डिपेंड करता है। अब आय पर दोनों डिपेंड कर रहा है, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी। अब मान लेते हैं यहां पर दिखाया हुआ है, इस ये को सही ढंग से समझा जाए कि हाँ इसमें क्या है, 0 आय है। तो 0 आय है तो दिखा रहा है कि 20 उपभोग है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जब आय 0 है तो उपभोग 20 कैसे है। तो आप ये सोच के देखिए कि आपके पास कुछ आय नहीं है तो क्या उपभोग नहीं करते हैं, चाहे जैसे भी करें, कर्ज लेकर करें, जैसे भी करें, यानी उपभोग तो होगा ही। तो जब उपभोग होगा ही तो वैसी अवस्था में यहां पर 20 उपभोग दिखाया गया है। और मान लीजिए कि जिस देश के पास कुछ भी नहीं है, गुलामी से मुक्त हुआ, तो गुलामी से मुक्त हुआ तो क्या वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट होगा। या जैसे भारत का 1947 का मान लीजिए बहुत कम संसाधन था, फिर भी हम निवेश करते गए। ये सरकारी क्षेत्र में भी होता है, निजी क्षेत्र में भी होता है। कोई भी आदमी बैंक से लोन लेकर के निवेश करता है। तो इस तरह से 0 आय पर भी यहां देख रहे हैं कि सी कंजम्पशन 20 है और इन्वेस्टमेंट भी 20 है। तो एग्रीगेट डिमांड कितना हो जाएगा? सी प्लस आई यानी 20 प्लस 20 40, यानी 0 आय पर 40 एडी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आय बढ़ के 40 होती है, 40 होता है तो कंजम्पशन बढ़ के 50 हो जाता है। यानी इस बढ़ी हुई आय में से 30 रुपया लगा देते हैं कंजम्पशन के। अब यहां मान के चला है कि निवेश स्थिर दर से हो रहा है, यानी हर आय के स्तर पर 20-20 निवेश होते चला जा रहा है। ठीक है, तो अब टोटल सी प्लस आई कितना आ रहा है? 70। फिर आय 80 होता है तो कंजम्पशन बढ़ के 80 हो जाता है। कंजम्पशन यहां एक स्थिर दर से बढ़ रहा है, यह भी ध्यान दीजिए। हर बार 30 के रेट से बढ़ रहा है, यानी यह रैखिक फलन यहां पर है।
कंजम्पशन का ये रैखिक फलन है। रेखा में क्या होता है, रेट हमेशा एक ही होता है, यानी हमेशा 30 के दर से बढ़ रहा है। आय 40 के दर से और कंजम्पशन 30 के, तो ये C/Y अगर हम करेंगे, कंजम्पशन और आय का अनुपात निकालेंगे तो 30/40 आ रहा है। ठीक है, तो ये 30 के दर से बढ़ रहा है। तो यहां पर देखिए अब इनका ऐड हम करते चला जा रहे हैं। इसी तरह 200 आय पर 190, यानी हम क्या देख रहे हैं कि शुरू में आय नहीं रहने पर भी एडी होता है। ठीक है, शुरू में जीरो आय पर भी एडी है, यानी जीरो आय पर भी एडी OY अक्ष पर कुछ ऊंची से शुरू होगी। जैसे यहां देखिए ये है आपका एडी। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 20 40, तो 40 से हमने शुरू किया है एडी। जीरो आय पर 40 एडी है। कंजम्पशन कितना है तो 20, यानी 0 से 40 की 20 नीचे शुरू होती है। अब कंजम्पशन रेखा 20 से शुरू होती है, एडी 40 से। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट जुड़ जाती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है कांस्टेंट रेट से है, यानी स्थिर राशि से है। तो स्थिर राशि से यानी हर आय के स्तर पर 20 निवेश हो रहा है। इसको स्वायत्त निवेश भी हम कर सकते हैं। तो ये 20 हर बार सी में ऐड होगा ना, तो ये सी में ऐड, सी बढ़ते चला जा रहा है, तो सी में देखिए हर बार 20 ऐड हो रहा है। तो ये यहां पर क्या होगा, सी से C+I बिल्कुल पैरेलल ऊपर की ओर जाएगा। पैरेलल ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन यहां से 45 डिग्री का कहीं अक्ष से कोण नहीं बनाएगा। 45 डिग्री का बनाने का मतलब है कि जिस रेशियो से आय बढ़ रही है उसी रेशियो से सी जो है एडी बढ़ रही है। जबकि ये तो है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आय की तुलना में एडी बाद में कमजोर हो जाता है। यहां देखिए 200 160 तक तो ठीक है, लेकिन 200 है तो एडी कहां आ गया 190। ये 10 रुपया क्या हुआ, या 10 करोड़ क्या हुआ, बचत कर ली गई है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ये इसी चीज का विश्लेषण हमने इसमें किया है। आप नोट्स में पढ़िएगा तो वो सारा समझ में आ जाएगा। जो भी हम बोले हैं वो इसमें लिखा हुआ है। अब समग्र पूर्ति क्या है, ये ध्यान दीजिए। समग्र पूर्ति से है कि एक उत्पादक द्वारा देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल पूर्ति है, और उस कुल पूर्ति से जो बिक्री की गई राशि है, उस कुल पूर्ति को जो हम बेचते हैं, यानी उत्पादक जो बेचता है तो उसकी उत्पादन लागत पूरी होती है। अब यह उत्पादन लागत का सीधा संबंध साधनों को किए जाने वाले भुगतान से है। और साधन को भुगतान हम क्या करते हैं, लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस लाभ, यही 4 साधन है। इन चारों का भुगतान होता है मजदूरी, ब्याज, लाभ और लगान के योगफल से है। यानी हम ये कहें कि समग्र पूर्ति का मतलब है जो साधनों को हम भुगतान करते हैं। ठीक है, तो समग्र पूर्ति इसे ही हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। NNPFC अथवा राष्ट्रीय आय भी इसी को कहते हैं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध नेट राष्ट्रीय, नेशनल P प्रोडक्ट ऑन या एट फैक्टर कॉस्ट, या इसी को NI राष्ट्रीय आय भी कहेंगे। तो इस तरह से समग्र पूर्ति के घटक क्या हो गए, कहने का मतलब इनकम की पूर्ति कहां से हो रही है, तो यह लगान से, मजदूरी से, ब्याज से और लाभ से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लगान को हम रेंट कहते हैं, मजदूरी को वेज कहते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं, और लाभ का मतलब यहां है ग्रॉस प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट, जिसमें और कई चीजें मिली हुई होती है। तो यही आपका क्या आ गया है, NNPFC बराबर R+W+I+PG, इसी को हम साधन आय भी कहेंगे, और यही हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी होगा, जिसको हम AS कहते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि इस AS को क्या किया जाता है, तो एस जो हम आय प्राप्त करते हैं, जो ये साधन आय प्राप्त करते हैं, उसका 2 ही काम करते हैं, या तो उपभोग कर जाते हैं या बचत करते हैं। इसका मतलब है कि एस का 2 भाग है, कंजम्पशन और सेविंग। तो यहां देखिए एस बराबर C+S, और चूंकि यही आय है तो आय का संकेत बाई है, यानी बाई बराबर राष्ट्रीय आय, एस बराबर बाई बराबर C+S। अब समग्र पूर्ति अनुसूची को देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, यह बिल्कुल 45 डिग्री का आपका एडी वाला क्या था, 45 से नीचे जाता था। एडी में क्या था, C20 से शुरू था, और C+I जिसको एडी बोलते हैं वो 40 से, लेकिन 40 से अगर अक्ष खींचते हो एक्स के पैरेलल तो 40 से नीचे का कोण बना रहा था। यहां पर क्या है ये देखिए, आय जिस हिसाब से है, आपने कहा जैसा कि पिछले अनुसूची में आपने देखा कि आय 0 भी हो तो भी कंजम्पशन होगी, तो कर्ज लेके कंजम्पशन करेगी, क्योंकि अनैतिकता का अर्थशास्त्र में कोई जगह नहीं है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम चोरी करेंगे, छीन लेंगे, उससे कंजम्पशन करेंगे, हम कर्ज लेके करेंगे। तो कर्ज लेके जब हम कंजम्पशन 20 कर रहे हैं, इसका मतलब सेविंग मेरा कहां जा रहा है, -20, कर्ज ले रहे हैं। तो -20 जब सेविंग है, तो अभी आपने बाई बराबर क्या पढ़ा, C+S, तो -20 C या +20 C और -20 S, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो अब क्या आ गया, AS बराबर C+S,
तो सी प्लस एस बराबर यहां जीरो आ रहा है। अब बाई कितना था, जीरो, तो क्लियर हो जा रहा है ना कि बाई बराबर एस बराबर सी प्लस एस, यानी जो बाई होगा वही एस होगा, वही सी प्लस एस होगा। अब आज 40 बढ़ती है तो कंजम्पशन हम बढ़ा के कर देते हैं। पुराने शेड्यूल को ही रखे हैं, ये ध्यान दीजिए, जो आपका एडी में शेड्यूल था यही शेड्यूल है, लेकिन यहां देखिए ये 45। अगर आप यहां पर अक्ष देंगे ओ एक्स के पैरेलल तो 45 से नीचे का कोण, ये देखिए, ये सी से ही समझ लीजिए, सी पर इस पार्ट का कोण और इस पार्ट का कोण ये 45 से कम रहेगा और ये 45 से ज्यादा रहेगा, यानी टेंजेंट का मान जो है यहां पर एक नहीं बन पाएगा। लेकिन यहां उसी शेड्यूल पर जब हम समग्र पूर्ति की रेखा खींचते हैं तो ये 45 का निकलता है। अब यहां 40 है तो उसी शेड्यूल पर कंजम्पशन कितना रखे थे, 50, तो कंजम्पशन 50 रखे, आय 40 से है, इसका मतलब है कि अभी भी 10 रुपया कर्ज है। इनकम बढ़ने से कुछ कर्ज तो पटाया, पहले 20 था उसमें 10 रुपया पटा गया, लेकिन इनकम बढ़ा तो हमने क्या सोचा कि थोड़ा उपभोग और बढ़ा देते हैं, कर्ज भी पहले से कुछ कम जा रहा है, उपभोग भी बढ़ा देते हैं, तो हम क्या किए, बचत कर लिए, जो है बचत में से 10 रुपया कम गया यानी -10, तो अब ये जुड़ जाएगा 50 प्लस -10 बराबर 40। 80 पर है तो कंजम्पशन हमने कहा था कि रैखिक फलन यहां पर बना हुआ है, यानी 30-30 के रेट से बढ़ रहा है ना, तो ये 80 हो गया, 50-30 80। अब सेविंग क्या होगा, तो सेविंग जब 80 आए हैं और 80 कंजम्पशन है तो सेविंग जीरो, तो सेविंग जीरो, तो सी प्लस एस 80 प्लस 0 80। अब 120 है तो फिर 30 बढ़ेगा तो 110। अब क्या हो रहा है, इनकम मेरा 120 है, कंजम्पशन 110 है, तो आप ये देखिए सेविंग अब मेरा 10 हो रहा है, बचत हो रहा है, यानी इनकम और कंजम्पशन का जो गैप होगा वो सेविंग होगा। और यही सेविंग क्या होता है, पूंजी बाजार के माध्यम से मार्केट में जाता है और इन्वेस्टमेंट का रूप लेता है, यानी जो सेविंग होता है वही इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तब ना संतुलन में एस बराबर आई होता है, पिछली बार पढ़ाए थे, ठीक है। अब एस कितना होगा, तो 110 प्लस 10 120, फिर 160 है तो फिर 30 बढ़ जाता है। अब देखिए सेविंग तो 160, आप यहां देख क्या रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है सेविंग का हिस्सा बढ़ते चला जा रहा है, सेविंग की राशि बढ़ते चली जा रही है। तो एक तरह से हमने यहां पर मूल इस बात पर हमको विचार नहीं करना है, बल्कि इस बात पर करना है कि जो बाई होता है वही सी प्लस एस होता है। तो जब बाई जो होता है वही सी प्लस एस होता है, आई और सी प्लस एस एक ही चीज है, दोनों में समान परिवर्तन होता है, आय के अनुसार ही सी प्लस एस में भी समानुपातिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब है कि दोनों चरों को जब हम दिखाएंगे तो उनको 45 डिग्री ऊपर की उठती हुई रेखा से ही दिखाएंगे ना, जहां पर हर ये 40 से प्रत्येक बिंदु ये 40 से 40 मिलेगा, 80 से 80 मिलेगा, 120 से 120 मिलेगा, 160 से 160 मिलेगा और 200 से किसी भी बिंदु पर टैन का मान निकालेंगे एक आएगा। इसका मतलब है कि जितना बाई चर बढ़ रहा है उतना ही एक्स चर बढ़ रहा है, जितना बाई चर घट रहा है उतना ही एक्स चर घट रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, उपभोग फलन तथा उपभोग प्रवृत्ति क्या है। उपभोग प्रवृत्ति के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि ये आय का फंक्शन है, यानी आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ती है। अब आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ती है, आय बढ़ने की दर से ही बढ़ती है ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए मेरी बात, लेकिन बढ़ेगी उपभोग जरूर, जब आय बढ़ेगी तो उपभोग जरूर बढ़ेगी। तो यहां सी द फंक्शन ऑफ बाई हमने दिखा दिया है, जहां सी कुल उपभोग, बाई स्वायत्त आय, स्मॉल बाई है, ध्यान दीजिए, स्वायत्त आय जितना जरूरी हो, यानी उससे कम पर नहीं रह सकते हैं। तो जो जरूरी आय है, यानी जो जिस पर हमारा अधिकार है, जिसको हम खर्च कर सकते हैं, उस आय का ही फंक्शन कंजम्पशन होगा। जो आय पर मेरा अधिकार नहीं है उसको हम कैसे कंजम्पशन पर खर्च कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उपभोग आपका किस चीज का फलन है, तो वह आय जो मेरी स्वायत्त आय है, ऑटोनोमस आय है, उसी का फलन रहेगा, बाकी आयों का नहीं, ठीक है। तो इसे अब इसी को केंद्र ने अपना प्रसिद्ध उपभोग का नियम दिया है। तो ये केंद्र के प्रसिद्ध उपभोग का नियम क्या है, इसको ध्यान से इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्रैश कोर्स है, निश्चित तौर पे हम सारी चीजों को यहां पर ये नहीं कर सकते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज हैं, समय ज्यादा लग जाएगा, तो उस अवस्था में कुछ हम संक्षिप्त ही इसको लेकर के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आप समझ लें। अब यहां पर क्या है कि बाई में वृद्धि होने पर कुल उपभोग में वृद्धि होती है, ये सही बात है, मैंने भी कहा, लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में वृद्धि से कम होती है। उपभोग में वृद्धि तो होती है लेकिन आय में वृद्धि से कम वृद्धि होती है। अब इसमें दो तरह की बातें आती है, एक आय में वृद्धि से कम वृद्धि होती है और दूसरा यह भी तो हो सकता है कि उपभोग की वृद्धि दर गिरती जाती है। ये दोनों कथन में फर्क है, लेकिन हम यहां क्या मान के चल रहे हैं, शुरू में ही कह दिए हैं कि उपभोग, निवेश, बचत सबका रैखिक फलन में हम काम कर रहे हैं,
यानी एक निश्चित दर से परिवर्तन। तो यहां पर हम लीनियर लेके चले हैं। तो ये देखिए क्या हो रहा है, आय 0 है तो उपभोग 20, जो शेड्यूल हमने उसमें लिया था वही देखिए है कि नहीं है, पुराना ही शेड्यूल है, 40 पर 50, 80 पर 80, 120 पर, ठीक है। अब इस हिसाब से आप ये देखिए कि आपका सी कर्व ये आ जाएगा, लीनियर है, हर बार 30-30 बढ़ रहा है, यानी उपभोग बटे आय का अनुपात कितना आ रहा है, 30/40, 30/40, 30/40। प्रत्येक जगह अगर उपभोग और आय के अनुपात को निकालेंगे तो 30/40 उपभोग परपेंडिकुलर पर है, आय बेस पर है, यानी टेंजेंट का मान 30/40 आएगा, एक नहीं आएगा, है ना। तो एक से कम आएगा, तो एक से कम आएगा तो ये सी कर्व क्या करेगा, सी कर्व 45 से कम का एंगल बनाएगा। अगर वो एक्स के पैरेलल 20 के बिंदु के सामने, 20 के सामने अगर हम अक्ष खींचे तो इस अक्ष से बनने वाला सी लाइन से कोण 45 डिग्री से नीचे होगी। तो जब नीचे होगी तो ये इस तरह से जा रही है। लेकिन एएस वाला भी क्या पढ़े थे कि एएस बराबर बाई और बिल्कुल 45 डिग्री, क्योंकि जैसे बाई होता है वैसे ही एएस भी होता है, दोनों में समान अनुपात होता है, टेंजेंट का मान 1 होता है। तो ये 45 डिग्री पर निश्चित है कि एक दूसरे को इस अवस्था में क्रॉस कर ही देंगे। जहां कहां क्रॉस करेगी, वहां क्रॉस करेगी जहां पर जो है आय और उपभोग दोनों बराबर हो जाए, यानी जितना आय समूचे के समूचे उपभोग। तो आय है कितना है 80, उपभोग कितना है 80। देखिए 80 के बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काट ले रहे हैं, 80 के बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, तो ई समता बिंदु है, इसी को हम समता बिंदु कहते हैं, जहां आय उपभोग बराबर हो जाए। अब इसके पहले क्या होगा, पहले बचत ऋणात्मक और इसके बाद बचत धनात्मक, ठीक है। आप ये देखिए इसके पहले यहां पर क्या होगा, 0 आय है, 20 उपभोग है, तो -20 बचत, क्योंकि 20 उपभोग कर ले रहा है, आय कुछ हो ये नहीं है। 40 आय है 50, तो यहां भी -10, इसके बाद यहां 80 पर 0 और 80 के बाद देखिए 10, बचत कितना निकल जाएगा, 120 - 110 10, 160 - 140 20, 200 - 170 30, यानी बचत बढ़ता चल जाएगा। तो देखिए सी और एएस के बीच में गैप बढ़ता चला जा रहा है, और एएस में क्या मिला हुआ है, सी प्लस एस, आई अकेले सी है, यानी ये जो गैप बढ़ रहा है ये बचत की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब हम ये लीनियर लिए हैं, यानी हर सी पर 30/40 है। अगर हम मानते हैं कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में वृद्धि की दर कमती जाती है, रियल मैकेनिक्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम यही था, हम लीनियर ना मान करके तो फिर हमको कर्वियल में आना पड़ेगा। जैसे आप ये सोच के देखिए, आपकी आय यदि 10,000 रुपये है तो 10,000 है तो 10,000 में 10,000 खर्च कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको गरीबी में है, सारे वस्तुओं की आपको जरूरत है। आपको जैसे ही इनकम होगा दौड़े दौड़े मार्केट जाएंगे और पूरे पैसा को खर्च कर देंगे। आपकी आय अब 20,000 हो जाती है, तो 20,000 में क्या करेंगे कि अब आपकी उपभोग बढ़ाएंगे, लेकिन आप क्या किए उसमें कि आप 18,000 खर्च अब करेंगे, 2,000 बचत कर लेंगे। अब क्या हुआ, आप ये परसेंटेज देखिए, 10,000 में 10,000 खर्च कर रहे थे तो 100% खर्च था। अब 20,000 में 18,000 खर्च कर रहे हैं तो 100% से नीचे आ गया ना खर्च। अब आप सपोज कीजिए कि आपकी इनकम 1 लाख हो जाती है, तो 1 लाख हो जाती है तो आप उपभोग जरूर बढ़ाइएगा, लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप कि 50,000 में तो सारी जरूरत की सामान पूरी हो जा रही है, उपभोग तो बढ़ रहा है। 20,000 की इनकम पर 18,000 खर्च कर रहे थे, लेकिन 1 लाख की इनकम पर 50,000, आप उपभोग में तो बढ़ा के 18,000 से 50,000 कर दिए, यानी 32,000 आपका उपभोग बढ़ गया, लेकिन आय के हिसाब में परसेंटेज कितना बढ़ा, तो आय 1 लाख है और खर्च 50,000, तो 50% में बढ़ोतरी हुई। यानी पहले कहां जो है 100%, फिर 90%, अब 50%, और अगर 1 करोड़ हो जाए तब क्या होगा, 1 करोड़ हो जाए तो 10 लाख में ही काम चल जाएगा खर्च करने में, 90 लाख आपकी बचत हो जाएगी, तब तो 10% ना आप खर्च कर रहे हैं उपभोग पर, 90% बचत। तो उसमें ये जो सी है ये इस तरह से उठते हुए ऐसे मूव करेगी, यहां से ऐसे हल्का हल्का कर्वियल मूव करेगा, ऊपर उठता हुआ, ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है। समय मिलेगा तो लास्ट में बोर्ड पर हम बना देंगे उसको, आप समझ लीजिएगा। अब हम अगला देखते हैं। अब ये देखिए यहां पर इस रेखा चित्र में अनुसूची में क्या है, ये देखिए बाई बराबर सी प्लस 80 करोड़ समता बिंदु है, एस बराबर बाई बराबर सी प्लस एस है ना, लेस देन सी तो ऋणात्मक बचत, ठीक है, और सी प्लस एस ग्रेटर देन सी तो धनात्मक बचत।
रेखा में देख लीजिए, C प्लस एस ग्रेटर तो धनात्मक बचत, और C प्लस एस C से लेस है तो ऋणात्मक बचत। चलिए आगे बढ़े हम। अब थोड़ा सा हम कर लें एमपीसी। एमपीसी क्या है? इसको हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यह कहता है कि आय में अतिरिक्त परिवर्तन होने से उपभोग में क्या परिवर्तन होता है। यानी आय में अतिरिक्त परिवर्तन को यदि हम डेल्टा बाई माने और कंजम्पशन में अतिरिक्त परिवर्तन को डेल्टा सी माने तो एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा बाई हो जाएगा। यही बताता है कि आय में परिवर्तन से उपभोग में क्या परिवर्तन हो रहा है। अब यहां उदाहरण से इसको समझ लीजिए। मान लिया कि प्रारंभिक आय आपकी 100 थी, बढ़ करके हो गई 150, तो आय में परिवर्तन आपकी कितना हुआ? तो प्रारंभिक बढ़ी हुई आय माइनस प्रारंभिक आय, तो बढ़ी हुई आय माने थे y1, प्रारंभिक आय y, तो y1 माइनस y1 कितना था 150, y कितना है 100, यानी 50 बढ़ गया। फिर प्रारंभिक उपभोग और बढ़ी हुई उपभोग, आय बढ़ने से उपभोग मेरा 40 से बढ़ के 65 हो गया, तो 65 40 यानी 25 का परिवर्तन। तो यहां एमपीसी बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, तो 25 बटे 50 यानी 1/2। ये बतला रहा है कि अगर एमपीसी रैखिक फलन है तो उपभोक्ता की जो भी आय बढ़ेगी उसका आधा हिस्सा उपभोग पर खर्च करेगा बढ़ी हुई आय का। इससे देश की सरकार ये निकाल सकती है पोजीशन कि हाँ हमारे लोगों का जो है, लोगों का वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने की क्षमता क्या है, प्रवृत्ति क्या है, टेंडेंसी क्या है, हम कितना वस्तु निकालेंगे कि वो बिक पाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त आय आधा भाग। अब हम चलते हैं एमपीसी की विशेषता क्या है। ये हमेशा धनात्मक होती है, एमपीसी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा उपभोग करेगा, और जैसे ही आय बढ़ेगा उपभोग थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा, चाहे वो बढ़ने का प्रतिशत कम ही क्यों ना हो जाए पहले की तुलना में, लेकिन बढ़ेगा तो ऋणात्मक नहीं होता है। यह हमेशा शून्य से अधिक होता है। जब ऋणात्मक नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा, एक पोजीशन और आता है, क्या शून्य होता है? तो नहीं, शून्य नहीं हो सकता है। यानी आय बढ़ने पर उपभोग ना बढ़े ऐसी बात नहीं है संभव, तो शून्य भी नहीं होता, शून्य से अधिक होता है। यानी एमपीसी इज ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद कहता है कि हमेशा 1 से कम होता है। 1 से कम होता है, इसका मतलब क्या है कि आय में हुई वृद्धि से उपभोग में कम वृद्धि होती है, जिसको आपने शेड्यूल में देखा कि आय में वृद्धि होने से, जिस हिसाब से आय में वृद्धि होती है उस हिसाब से उपभोग में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि आय का एक हिस्सा हम ऊंची आय पर बचाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो जो है, अब इस प्रकार क्या निकल गया, रिजल्ट निकल के आ रहा है कि एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। 1 का मतलब पूरी आय है ना, तो पूरी आय से कम होता है। अब सरल रेखीय उपभोग विश्लेषण में इसको देखिए। सरल रेखीय मीन्स कंजम्पशन एक निश्चित दर से बढ़ रहा है, इनकम के कंजम्पशन और इनकम का अनुपात निश्चित दर से बढ़ रहा है। अब यहां देखिए, इसी को यही सब समझना है, मूल टर्म यही सब है। C बराबर स्वायत्त उपभोग प्लस एमपीसी इंटू वाई। यहां देखिए, ध्यान देके सुनिएगा, C जो है कंजम्पशन का है, ये C पर जो कांस्टेंट का चिन्ह है ये स्वायत्त उपभोग है, ऑटोनोमस, जो एकदम निश्चित है कि इतना उपभोग होगा ही। ये तो होगा ही, आपका इनकम रहे चाहे ना रहे, जैसे बिना इनकम के भी 20 हम कर रहे थे ना। ठीक है, अब इनकम होने पर हम क्या करेंगे, तो इनकम में अतिरिक्त वृद्धि होगी तो हम कितना उपभोग करेंगे, यह डिपेंड करता है कि आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1/2 है और आपकी इनकम में 100 रुपए की ग्रोथ होती है, इसका मतलब है कि बढ़ी हुई 100 रुपए की इनकम में आप 50 रुपया उपभोग कर जाएंगे। तो आपने क्या किया, बढ़ी हुई इनकम में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से गुना किया ना, 1/2 गुने 100, बस वही है। ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी प्रदर्शित कर रहा है एमपीसी को, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को, और बाय आय को। यहां मान के चला है स्वायत्त उपभोग इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 इज लेस देन एमपीसी, और एमपीसी इज लेस देन 1, ये तो अभी पढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि ये C देखिए, यहां सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के ढाल को मापता है, जो डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, इसको हम बता ही चुके हैं। अब इसको आप रख दीजिए एग्जाम्पल पर। यदि मान लेते हैं कि स्वायत्त उपभोग 20 करोड़ है और एमपीसी 3/4 है। 3/4 का मतलब हम अपनी आय के 3/4 भाग बढ़ने पर उपभोग कर जाते हैं। 100 रुपया अगर हमारी इनकम बढ़ी ना तो 75 रुपया उपभोग करते हैं, ये टेंडेंसी मेरी है। तो C बराबर अब आपको क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिए। तो C बराबर आपने क्या लिखा था सूत्र में, स्वायत्त उपभोग प्लस एमपीसी इंटू बाई। तो स्वायत्त उपभोग आपका कितना है 20, बिना इनकम के भी उपभोग आप कर रहे हैं 20, प्लस एमपीसी आपका कितना है 3/4, स्मॉल सी या एमपीसी एक ही चीज है।
अब बाई कितना है तो 100 करोड़, तो गुने 100। अब कितना आपका हो गया 95 करोड़। यानी शून्य आय से 100 करोड़ आय आने पर, शून्य आय थी तब ना विश्व उपभोग था, आई 100 करोड़ बढ़ा ना बाद में, ठीक है आया, तो शून्य आय से 100 करोड़ आने पर आपका उपभोग 20 करोड़ से बढ़ करके 95 करोड़ हो गया। यानी 100 जो बढ़ाया वो एक्चुअल 75 करोड़ है ना, लेकिन गिना तो जाएगा 100 पर ही ना, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी है, यानी स्वास्थ्य उपभोग दिया हुआ हो, इनकम दिया हुआ हो और एमपीसी दिया हुआ हो, तो कुल उपभोग निकाला जा सकता है। कुल उपभोग हमारा क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बचत फलन एवं बचत प्रवृत्ति, ठीक है। तो बचत फलन और बचत प्रवृत्ति क्या है, ये ध्यान दीजिए। कुल आय में से उपभोग व्यय को घटाकर बचत मालूम किया जाएगा, क्योंकि कुल आय का 2 हिस्सा होता है, उपभोग प्लस बचत। तो बाई बराबर सी प्लस एस, इसलिए एस बराबर बाई माइनस सी। ओके, ठीक है। अब देखते हैं एक बचत फलन हम दिखाते हैं। बचत फलन या बचत प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, तो ये भी कुल आय और बचत के बीच का फंक्शन है ना। एस इज द फंक्शन ऑफ बाई, यानी बाई बढ़ेगा तो बचत बढ़ेगा, नहीं तो बचत नहीं बढ़ेगी। चलिए अब ये देखिए यहां पर है, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आय तो ये था, उपभोग पुराना शेड्यूल ही है, तब बचत क्या होगा, तो यहां -20 -10 80 पर दोनों सी और वाई बराबर हो जाता है तो 0, फिर देखिए बचत बढ़ने लगता है। अब जो उसमें आपने देखा था पुराने ग्राफ में कि एडी और सी के बीच में एक गैप होता है ना, ये सी और सी प्लस एस के बीच में ये गैप होता है, यही बचत की वृद्धि को दिखाता है। तो ये जो गैप है, यही देखिएगा कि यही दूरी बचत रेखा 80 के बाद इतनी ही दूरी पर ओ एक्स अक्ष से ऊपर उठ जाता है। इस ग्राफ में देखिए कि यही घटना घटती है कि नहीं। यानी हम ये देखें, ये देखिए वही दूरी है ना जो ओ एक्स अक्ष से ऊपर दिखा रहा है। आप ये देखिए बचत क्या है, शुरू में -20 से 80 पर आपका बचत 0 हो जाता है और 80 के बाद आपका बचत बढ़ने लगता है। यहां पर बचत 30 है, देखिए यहां 40 से कुछ कम 30 के आसपास बचत है। आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो बिल्कुल सही बनेगा, और ऐसे बनाने पर कभी कलम इधर उधर खिसक जाती है क्योंकि ग्राफ तो है नहीं, ठीक है। तो ये आप नाप तोल के बनाइएगा कि ये 40 से नीचे से हो, ऐसे देखने में लग रहा है कि 40 से नीचे है। चले आगे बढ़े। औसत बचत प्रवृत्ति किसको कहेंगे, तो औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं कि कुल बचत और कुल आय के अनुपात को, कुल बचत कुल आय, तो कुल बचत को एस और कुल आय को बाई, तो औसत प्रवृत्ति औसत बचत प्रवृत्ति बराबर एस बटे बाई। अब यहां पर यह दिया हुआ है कि यदि कुल आय 160 है, उसमें से 20 करोड़ बचाते हैं तो बचत प्रवृत्ति हमारी निकल के कितनी आ जाती है, तो 20 बटे 160 यानी 1/8। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, अब क्या घटना घट रही है, एक समीकरण निकल के इससे आ जाता है। सी प्लस एस बराबर क्या होता है, बाई, ठीक है। उपभोग प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, सी बटे बाई, यानी वो आय में से कितना उपभोग किए तो सी बटे बाई, और बचत प्रवृत्ति को कितना कहेंगे तो एस बटे बाई, ठीक है। तो यदि सी प्लस एस बराबर बाई, तो सी बटे बाई प्लस एस बटे बाई अगर करेंगे तो बाई बटे बाई भी करना पड़ेगा हमको, तय बात है। यानी सी बटे बाई उपभोग प्रवृत्ति प्लस बचत प्रवृत्ति बराबर बाई बटे बाई, और बाई बटे बाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि सी बटे एस प्लस एस बटे बाई बराबर, या सी बटे बाई या एस नहीं बल्कि बाई होगा, सी बटे बाई प्लस एस बटे बाई बराबर 1। इसका मतलब क्या है कि औसत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति बराबर 1 है ना, या औसत बचत प्रवृत्ति, इन दोनों में से कोई एक चर को निकालना है तो एक चर को एक में से घटा दीजिए, निकल जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा एस नहीं बल्कि यहां क्या होगा बाई। चले अब उसी पर यह बनाया हुआ है औसत बचत प्रवृत्ति, अगर इतना है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। औसत बचत प्रवृत्ति ऋणात्मक तब होगा जब सी इज ग्रेटर देन बाई, निश्चित है जब कंजम्पशन बड़ा होगा, इसको आप समझ सकते हैं आसानी से, इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अब हम ये ले लेते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति वही है कि आय की अतिरिक्त मात्रा बढ़ने पर बचत में क्या वृद्धि होती है, तो आय हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, इन दोनों का अनुपात, यानी एमपीएस बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा बाई, डेल्टा एस बचत में परिवर्तन है और डेल्टा बाई आय में परिवर्तन है। अब इसी को दिखाया गया है कि आपका जो है आय में परिवर्तन 40 करोड़ होता है, 120 करोड़ आय बढ़कर के 160 करोड़ होता है, 40 करोड़, और इससे बचत 10 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़। तो बचत प्रवृत्ति कितनी हुई, तो बचत प्रवृत्ति, बचत में परिवर्तन 10 करोड़ और आय में परिवर्तन 40 करोड़, तो 10 बटे 20
या मान लेते हैं कि अगर 40 हो रहा है तो 40 लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अगर 20 होता है तो 10/20 तो बराबर 1/2 लिखेंगे, है ना। तो यहां पर 40 है तो यहां 40 दीजिएगा तो ये 1/4, यानी हम कहेंगे कि बढ़ी हुई आय का 1/4 हिस्सा हम बचा लेते हैं। और अगर 1/20 10/20 होता है तो 1/2, यानी बढ़ी हुई आय का आधा हिस्सा हम बचा लेते हैं। अब इसमें भी आप देखिए क्या होता है, इससे भी एक सूत्र निकलता है, समीकरण निकलता है, C + S बराबर बाई एंड C + S बराबर बाई होगा, तय बात है। तो डेल्टा C + डेल्टा S बराबर क्या होगा, तो डेल्टा बाई। आय में परिवर्तन हुआ तो उसका भी दो ही काम ना होगा, जो आय बढ़ा या तो हम कंज्यूम कर देंगे या बचत करेंगे। तो डेल्टा C + डेल्टा S बराबर डेल्टा बाई। तो डेल्टा C बटे डेल्टा बाई अगर करते हैं और डेल्टा S बटे डेल्टा बाई करते हैं तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई भी करना होगा, और डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा C बटे डेल्टा वाई बराबर क्या आएगा, MPC, और डेल्टा S बटे डेल्टा वाई बराबर क्या आएगा, MPS, यानी MPC + MPS बराबर 1। तो दो समीकरण आपके निकल के आए। कुछ ये हो सकता है कि आंकिक त्रुटियां कहीं रहे इसमें, लेकिन मूल हमको काम है थीम को समझाना, कंसेप्ट को समझाना। तो कंसेप्ट क्या निकल करके आया कि MPC + MPS बराबर 1 और APC + APS बराबर भी 1। कहने का मतलब क्या है, औसत बचत प्रवृत्ति प्लस औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर भी 1, और सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर भी 1। ठीक है। अब उपभोग फलन एवं बचत फलन के बीच में संबंध क्या है, इसको इस आंकड़े से देखा जा सकता है कि उपभोग फलन और बचत फलन के बीच में क्या संबंध है। ये y बराबर C + S उपभोग प्लस बचत के आधार पर आपका क्या रिजल्ट निकला, ये दोनों रिजल्ट को मैंने यहां रख दिया है। अब ये देखिए कि ये सारा रिजल्ट इन आंकड़ों को में ढूंढिएगा तो ये सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और सारा जो आप अब तक पढ़े हैं सब अंकों के रूप में एक दूसरे पर सेट कर जाएगा। इसको आपको खुद निरीक्षण करना है। जैसे एक मैं यहां बतला दे रहा हूं, जैसे यहां लेता हूं 40, ठीक है, इनकम 40 है, तो इनकम 40 है तो कंजम्पशन कितना हुआ था 50, बचत आ गया था -10, तो APC C बटे बाई हो जाएगा। तो C कितना है 50, ठीक है, जो है और बटा बाई, ठीक है। तो MPC डेल्टा C बटे डेल्टा बाई और APS, ठीक है, तो इस तरह से आपका आ रहा है। और MPS डेल्टा S बटे डेल्टा बाई, तो हम निकालते चले जा रहे हैं। तो अब हम यहां देखें एक दूसरे पर 160 140 160 140 है, तो S बराबर कितना हो जाएगा बाई माइनस C, तो बाई कितना है 160 140 तो 20, ठीक है। अब APC कितना होगा, तो C बटे बाई, तो 140 बटे 160 तो निकल के कितना आता है 0.875। अब 0.875 आता है, MPC कितना आएगा, तो MPC आ जाएगा आपका डेल्टा C, तो डेल्टा C यहां कितना आएगा 110 से बढ़ के 140 30 बटे 40 यानी 0.75, और APS कितना आ जाएगा, तो 20 बटे 160 ये आ जाएगा, ठीक है 1.25, और ये MPS तो -0.25। आप एक चीज यहां कॉमन देखिए, ध्यान दीजिए, MPC और MPS एक ही रह जाता है, ये एक ही है 0.75 0.75 0.75, ये भी 0.25 0.25। क्यों, क्योंकि हम रेखीय उपभोग फलन और रेखीय बचत फलन का इस्तेमाल किया है। यहां प्रत्येक अतिरिक्त आय पर जो उपभोग की मात्रा है वो स्थिर है, बड़े परिवर्तित उपभोग की मात्रा। तो जब परिवर्तित उपभोग की मात्रा स्थिर है यानी समान दर से बढ़ रही है, तो बचत भी समान दर से जाएगी। या जो है MPS सीमांत बचत भी प्रवृत्ति भी समान दर से जाएगी। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि इसमें परिवर्तन होता है, तो हम एक निष्कर्ष तो जरूर निकाल सकते हैं कि आय बढ़ने के साथ साथ आप ये देखिए कि कंजम्पशन फंक्शन नीचे की ओर डाउन हो जाता है और बचत फंक्शन बढ़ते चला जाता है। ये निगेटिव से पॉजिटिव होते चला जा रहा है और ये 1.25 से नीचे गिरता चला जा रहा है। चले आगे बढ़े। अब इन दोनों ग्राफ को एक साथ हम मिला दिया है, इसको आप ध्यान दीजिए। अब तक सब अलग अलग समझ रहे थे, अब इसको एक ही में कर दीजिए। क्या था, C और C + S है ना, बाई का 45 डिग्री एंगल बना के निकलेगा और C इससे नीचे निकलेगा। तो जहां C और बाई आपस में बराबर हो वहां बचत शून्य, देखिए यहां बचत शून्य। इससे पहले वाला बचत ऋणात्मक, क्योंकि यहां 0 आया है लेकिन 20 उपभोग है, तो 20 उपभोग है तो -20 बचत होगा ना। फिर 40 पर आपने देखा था कि -10 बचत था, तो देखिए 40 के सामने -10, यहां 80 पर 0। और इसके बाद क्या हो रहा है कि बचत बढ़ते चला जा रहा है, ये गैप C और C + S में बढ़ते जा रहा है, यानी S
ही ये गैप का कारण है, क्योंकि सी तो दोनों में कॉमन है, अगर नहीं है तो इसमें एस नहीं है, तो ये एस बढ़ते चला जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। गुणक को पढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और पता है ये यहां से लेकर के यूपीएससी तक जो है ये है इंपॉर्टेंट है, और तमाम स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में, और कभी कभी हम देखते हैं कि क्लर्कियल एग्जाम में भी इसे सवाल कर देता है गुणक की अवधारणा से, या गुणक का सूत्र पूछ देगा या कुछ दे देगा कि एमपीसी इतना है तो गुणक निकालिए। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। गुणक की अवधारणा के बारे में जहां तक है कि ये निवेश और आय के संबंध को बतलाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये निवेश और आय के संबंध को बतलाता है। सबसे पहले इस पर दृष्टिपात काहन ने किया था, और काहन के गुणक को रोजगार गुणक कहते हैं, और इनके गुणक को निवेश गुणक कहा जाता है। ये बतलाता है कि जब निवेश में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि सिर्फ आय तथा रोजगार की क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है, तथा कमी आय और रोजगार की क्षमता को घटा देता है। यह कहता है कि उत्पादन क्षमता पर महत्वपूर्ण असर डालता है। अब एक चीज यहां ध्यान देना है कि निवेश में जो वृद्धि होती है वो आय में वृद्धि सिर्फ अपने ही मात्रा भर नहीं करती है, बल्कि अपनी मात्रा से कई गुना अधिक कर जाती है। जितनी गुना अधिक करती है उसी को गुणक कहते हैं, और उसे हम किससे सूचित करते हैं? के से। यहां दिया हुआ कि किन्स ने अपनी परिभाषा में कहा है कि निवेश गुणक हमें यह बताता है कि जब कुल निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में वृद्धि निवेश में होने वाली वृद्धि के गुना होगी। यदि 10 रुपया हम निवेश करते हैं, उससे कुल आय 20 रुपया बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि 2 गुना बढ़ गई, तो के का मान 2। तब यह रिजल्ट निकलता है कि के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, यानी निवेश में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन हो रहा है। निवेश में परिवर्तन डेल्टा आई और आय में परिवर्तन डेल्टा वाई, यानी गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन। जैसे यहां दिखाया गया है कि डेल्टा आई बराबर 20, यानी निवेश में परिवर्तन 20, जिससे क्या हो गया कि आय भी 80 करोड़ बढ़ गई, अतिरिक्त 80 करोड़ हो गई, टोटल नहीं, आय में वृद्धि 80 करोड़। तो के का मान 80 बटे 20, यानी गुणक का मान 4 है। यानी कोई भी नया निवेश इनकम में 4 गुना बढ़ोतरी ला देगी। अब ये गुणक अगर हमको पता रहे तो इकोनॉमी को हम अपने तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि ये गुणक निकाला कैसे जाता है, ये ध्यान दीजिए। सूत्र आपका क्या आ गया? गुणक बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि के इंटू डेल्टा आई, यानी निवेश, नए निवेश गुने गुणक बराबर नई आय, ठीक है। अब हम इसी को हम आगे सूत्र में ये बदलते तब्दील करते चले जाएंगे, ये ध्यान दीजिए। के बराबर क्या था? डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, तो के इंटू डेल्टा आई बराबर डेल्टा वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब हम चले डेल्टा आई बराबर क्या करेंगे, तो डेल्टा आई जो ही हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बटे के, डेल्टा वाई बटे के, डेल्टा वाई बटे के बराबर डेल्टा आई, समीकरण 1 निकल के आया। अब वाई बराबर क्या होता है? तो सी प्लस आई, तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, ठीक है। तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अगर करेंगे तो बराबर डेल्टा आई, यानी डेल्टा आई का मान कितना निकल के आ रहा है? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। देखिए यहां डेल्टा आई था, इसी को मान निकालने के लिए हमने ये किया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब यही कहते हैं कि डेल्टा आई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में डेल्टा आई का मान हम अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई बटे के बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, यही ना आएगा? डेल्टा वाई बटे के बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, ये समीकरण 3 है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो ये तीसरा समीकरण आया, इसमें दोनों पक्षों में हम डेल्टा वाई से भाग दे देते हैं। तो दोनों पक्षों में हम भाग देते हैं तो डेल्टा वाई बटे के बटे डेल्टा वाई, ठीक है, ये पक्ष में भी भाग दिए, और डेल्टा वाई माइनस सी बटे डेल्टा वाई। अभी क्या हो गया? डेल्टा वाई बटे के, और ये पलट के क्या हो जाएगा? 1 बटे डेल्टा वाई। ओके, ये हो जाएगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, 2 भाग में ये टूटेगा। तो डेल्टा वाई में डेल्टा वाई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और यहां भी डेल्टा वाई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इधर क्या बच गया है? 1 बटे के, और इधर क्या बच गया? माइनस सी बटे वाई। माइनस सी बटे वाई क्या होता है? दिमाग में रखिए, एमपीसी होता है। चलिए, तो आपका क्या आ रहा है? 1 बटे के बराबर 1 माइनस एमपीसी। ओके, ठीक है। तो ये 1 बटे के, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो के, तो ई भी व्युत्क्रम में चला जाएगा, तो 1 बटे 1 माइनस सी बटे वाई, है ना। तो डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई क्या था? 1 माइनस एमपीसी, है ना। यानी डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई 1 माइनस एमपीसी। इसका मतलब क्या है कि गुणक एमपीसी के आकार पर निर्भर करता है।
ओके, एमपीसी ही निर्धारित कर रहा है, उपभोग प्रवृत्ति ही निर्धारित कर रहा है, और यह भी बता रहा है कि उपभोग प्रवृत्ति का आकार जितना बड़ा होगा गुणक का आकार भी उतना ही बड़ा होगा। यानी देश में अगर कंजम्पशन हाई है तो कोई भी नया निवेश देश के आय एवं उत्पादन को उस नए निवेश से कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। ओके, अब इसी समीकरण को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हम ये थर्ड को लेते हैं, डेल्टा वाई बटे के बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ठीक है, तो डेल्टा वाई बटे के थर्ड को लिए, तीसरा को डेल्टा वाई बटे के बराबर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। यहां से हम फिर अब चेंज कर रहे हैं, यानी दूसरे तरीके से गुणक निकाल रहे हैं इसी समीकरण से। ठीक है, ये प्रोसेस ज्यादा आसान है, सेकंड वाला ज्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें भाग ताक दोनों तरफ देने का लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब डेल्टा वाई को हम ये भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा वाई बटे के को कि 1 बटे के इंटू डेल्टा वाई, एक ही चीज है, और ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब 1 बटे के तो इन दोनों का बटा में आ जाएगा डेल्टा वाई, इस पक्ष पर आएगा तो जब इन दोनों का बटा में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। अभी क्या आ गया, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, यानी 1 बटा के बराबर 1 माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। तो के 1 बटे के का व्युत्क्रम है, तो इधर अगर व्युत्क्रम किए तो इस साइड में व्युत्क्रम करना होगा, तो 1 बटे 1 माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई बराबर 1 बटे 1 माइनस एमपीसी। और 1 माइनस एमपीसी बराबर क्या होता है, एमपीएस, क्योंकि आपने पढ़ा कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1, तो एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी। ओके, तो 1 माइनस एमपीसी अगर यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि निष्कर्ष निकल रहा है कि एमपीसी का आकार जितना बड़ा होगा गुणक का मान उतना ही बड़ा होगा, लेकिन एमपीएस का आकार जितना बड़ा होगा गुणक का मान उतना ही छोटा होगा, क्योंकि इसके व्युत्क्रम में गुणक होता है। ठीक है, ओके, और समझ गया। अब इसी पर ये आगे कुछ चार्ट दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा, इस चार्ट से सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे निकाला हुआ है। विभिन्न एमपीसी का मान है इसमें, और मान के आधार पर गुणक क्या होगा, एमपीसी और एमपीएस दोनों के मान के आधार पर आपका गुणक इसमें निकाला हुआ होगा। इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके लिए मैंने इसमें दे दिया है। इसमें कुछ छूट रहा था जिसको मैंने पेन से लिख दिया है, इस पर ध्यान दीजिएगा और इसके हिसाब से गुणक निकालिएगा। जो ये है ये यही दिखा रहा है कि 20 करोड़ के निवेश से अंतिम में आय 40 करोड़ बढ़ जाती है। इसका मतलब तय है कि जो है यहां पर एमपीसी 1/2 है, 1/2 है एमपीसी, तभी गुणक का मान 2 आ रहा है, तब ना ये 20 से 40 हो गया। अब ये कैसे आता है इसको आप देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चले, ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं। यथार्थ और अनुदर्शी किसे कहते हैं, नियोजित या वांछित या प्रत्याशित किसे कहते हैं। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता जितना उपभोग करने की इच्छा करता है उसे नियोजित, वांछित या प्रतिदर्श कहते हैं। इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये नोट्स में पढ़िएगा। ठीक है, अब प्रत्याशित उपभोग किसको कहते हैं, तो प्रत्याशित उपभोग में होता है स्वायत्त उपभोग प्लस एमपीसी इंटू बाई। यानी हम योजना क्या बनाते हैं, उपभोग का योजना बनाते हैं कि जो जरूरी है वो तो कर ही रहे हैं, प्लस ये ध्यान देते हैं कि आय कितनी हुई, और आय जो है उसके हिसाब से हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, तो वही होगा। ठीक है, तो ये आगे जाके ये बहुत काम करेगा उपभोग फलन से आपका प्रत्याशित उपभोग। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। इन्वेंट्रीज में परिवर्तन ये सभी पढ़िए। उसी तरह नियोजित निवेश अगर स्थिर है तो स्वायत्त निवेश बराबर नियोजित निवेश हो जाएगा, है ना, दोनों। अब हम इसमें एक बंद अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि सरकार के बिना प्रत्याशित समग्र मांग कितनी है। सरकार के बिना प्रत्याशित समग्र मांग, तो एडी बराबर सी प्लस आई, बंद है तो एडी बराबर सी प्लस आई होगा। सी बराबर क्या होता है, सी यानी स्वायत्त उपभोग प्लस उपभोग प्रवृत्ति इंटू आय। ठीक है, जहां मान लिया गया है कि जो है स्वायत्त निवेश और या नियोजित निवेश दोनों बराबर है, तो एडी बराबर, अब हम पूरा लेते हैं तो सी प्लस आई होता है, सी बराबर ये सी कांस्टेंट प्लस एमपीसी इंटू बाई, तो इस चर को तो हम वैसे ही रख देंगे, और प्लस चूंकि आई बराबर हम आई कांस्टेंट को मान लिए हैं यानी स्वायत्त निवेश को माने हैं, तो ये आकर के जुट जाएगा। तो एडी बराबर अब क्या हो गया, ये दोनों कांस्टेंट फिगर को एक जगह कर दीजिए प्लस सी इंटू बाई। यानी हम ये भी कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को हम ए मान लेते हैं, ए कांस्टेंट, ठीक है, ए कांस्टेंट मान लेते हैं, सी प्लस आई कांस्टेंट को ए कांस्टेंट, तो क्या हो गया, एडी बराबर ए कांस्टेंट प्लस एमपीसी इंटू बाई। और अब वस्तु बाजार में संतुलन हो तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर एडी। ठीक है, बाई बराबर एडी हो जाएगा। यहां बाई बराबर अंतिम वस्तुओं की नियोजित पूर्ति है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इंटू बाई, है ना, यानी एमपीसी इंटू बाई, चूंकि बाई बराबर एडी माने हैं, और एडी अगर है संतुलन में ही ना होगा, एस बराबर एडी, और एस क्या होता है, बाई होता है, तो बाई बराबर एडी, और एडी बराबर हमारा निकल के ही आ रहा है, तो इसका मतलब बाई का भी मान यही होगा, है ना।
अब ये है, इसमें इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समीकरण का बायां भाग नियोजित निवेश को और ये को मानता है नियोजित उत्पादन और वस्तुओं तथा नियोजित पूर्ति को, तथा दायां भाग नियोजित मांग को। एक तरफ नियोजित मांग और एक तरफ नियोजित पूर्ति। ठीक है, अब ये इसमें है यथार्थ निवेश किसको कहते हैं, तो नियोजित निवेश प्लस इन्वेंट्रीज में अवांछित वृद्धि को हम यथार्थ निवेश कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये देखिए खुली अर्थव्यवस्था में। तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या है कि परिवारों की स्वायत्त आय किस पर निर्भर करेगी, तो स्वायत्त आय को हमने मान लिया वाईडी है ना, डिमांड इनकम। ठीक है, तो ये यहां पर स्वायत्त आय वाईडी आपका है, तो वाईडी किस पर डिपेंड करेगा, तो वाईडी इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी आय है और सरकार आपसे कितनी टैक्स लेती है, क्योंकि सारी आय पर आपको अधिकार नहीं है। आपकी आय 100 रुपया है और 20 रुपया टैक्स लेती है, तो स्वायत्त आय आपका रह जाएगा 80 है ना, तो वाईडी बराबर बाई माइनस टी, जहां टी बराबर टैक्स। ठीक है, अब इस तरह समग्र मांग पूर्ति समीकरण क्या है, तो बाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी इंटू सी इंटू बाई माइनस टी प्लस सी इंटू यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति माइनस जो है आपका ये आ जाएगा स्वायत्त आय है ना। अब जी को स्थिर है यदि मान लेते हैं, यानी जी पर भी कांस्टेंट देते, तो क्या आ जाता है सी प्लस आई प्लस जी, और ये सी वाई माइनस सी टी। ये सी या क्या है, ये ध्यान रखिएगा एमपीसी है। ठीक है, तो सी प्लस आई प्लस जी सी टी प्लस सी वाई। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब जी माइनस सी टी को स्वायत्त मध्य मान लिया जाए, इसमें सी टी को स्वायत्त मध्य मान लिया जाए। ठीक है, तो इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा सी प्लस, ये चारों कांस्टेंट हो जाएगा और एक सी प्लस वाई, यानी एमपीसी का जो आय के साथ अनुपात है वही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो चूंकि ये चारों मिलकर के ए हो जाता है, स्वायत्त है, ये तो सब एक आय का ही पार्ट है, तो स्वायत्त ये है ए बराबर सी प्लस आई प्लस जी माइनस सी, और जी और टी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि बाई बराबर ए इंटू सी इंटू बाई, या बाई बराबर हम ये भी कहेंगे कि जीडीपी या राष्ट्रीय आय, क्योंकि अभी आपका आया था ऊपर भी कि बाई बराबर ए इंटू सी इंटू ए प्लस सी इंटू बाई, तो ये बाई बराबर जीडीपी। अब ये इससे क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं ये ध्यान दीजिए, एडी बराबर क्या है सी प्लस आई, एस बराबर बाई, बाई बराबर ए कांस्टेंट ए, तो इसमें सी प्लस आई प्लस जी, ये सारे कांस्टेंट फिगर मिले हुए हैं, प्लस सी इंटू बाई। अब ए बराबर आपने क्या रखा था शुरू में, तो सी को कांस्टेंट किया था आई को, है ना, यानी स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश, यही ये था आपका संपूर्ण, तो प्लस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इंटू बाई। अब इस आधार पर आप बाई को आप निकाल सकते हो, तो ये देखो आपका बाई बराबर क्या आ रहा है, अब अगर ये करते हैं तो हमारा ये आ रहा है, ये ध्यान दीजिए, यहां सी बराबर 60 है, स्वायत्त निवेश बराबर 20 है, एमपीसी 0.75 दिया हुआ है, तो इस आधार पर हमारा बाई बराबर जो है, हम इस समीकरण को सेट करते हैं, तो बाई बराबर स्वायत्त उपभोग स्वायत्त निवेश एमपीसी इंटू बाई, ये समीकरण को लेते हैं, तो इतना के बराबर ही दोनों को मिला के हमने ए कर दिया, तो ए प्लस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इंटू बाई। तो अब क्या हो गया, अब इसको इधर कर दो सी इंटू बाई को, तो सी इंटू बाई को इधर किए तो बराबर हमारा क्या बच गया, जो स्वायत्त व्यय है वो जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में है। ठीक है, ये हमारा बच गया। अब बाई हो गया कॉमन 1 माइनस सी, तो ये स्वायत्त व्यय, तो बाई बराबर स्वायत्त व्यय बटे 1 माइनस एमपीसी, है ना, यही ना फाइनल रिजल्ट। अब यही सूत्र को उठा लेना और इसको भर देना है, ये सब जितना भी इनका नंबर्स है इनको दे देना है। तो ए हमारा कितना आएगा 60 प्लस 20 80, ये दोनों मिला के ना ये बना है, तो 80 अब बट ए 1 माइनस 7.5 यानी 320 करोड़ की आय पर संतुलन होगा। ठीक है, अब संतुलन के लिए एडी बराबर ए एस, यानी एडी बराबर क्या आपका था, तो ए इंटू सी प्लस बाई, इसको हम लेते हैं एडी बराबर, चूंकि ये आया था हमारा पहले निकल के ए प्लस सी इंटू बाई, एडी बराबर एस हुआ था, तो हम देखें कि 80 और इसको बनाने से उतना 320 आता है, सिर्फ ए प्लस या इंटू नहीं बल्कि प्लस होना चाहिए, ए प्लस सी इंटू बाई, तो 80 प्लस 0.7 इंटू 320। ओके, तो हम ये करते हैं तो 0.75 कितना हो जाता है, 3/4 गुना 320, यानी 8 24 240 प्लस 80, तो ये कितना आता है 320। तो आपका क्या आया, एएस भी 320 और एडी भी, यानी संतुलन में है। अब अगर हम इस स्थिति को बदल दें तो ये चीज नहीं होगी, अंतर आ जाएगा इसमें। अगर हम किसी को हेर फेर कर देते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यह जो है ए को हम चेंज कर देंगे या किसी को, तो
संतुलनावस्था में अंतर आ जाएगा। तो ये कहता है कि AD बराबर A प्लस C इंटू बाई का रेखा चित्र से विश्लेषण। अब यहां पर क्या है, ये रेखा चित्र से विश्लेषण है। इसी को हमें यहां पर ये दिखाया गया है कि AD बराबर जो है आपका C प्लस I है और C बराबर जो है ये AS बराबर आपका बाई है। तो ये दोनों M स्तर के आय पर संतुलन में है। ये देखिए, अब ये M स्तर क्या था, वहां समीकरण से ये 320 था, है ना, 320 करोड़ रुपए पर ये संतुलन में है। चलिए इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मूल जो है ये देखिए, एक ग्राफ ये है जो बचत से बताता है। इसमें जो है हम ये ध्यान देंगे कि बचत प्रवृत्ति ये इस चीज को बतलाता है कि बचत निवेश दृष्टिकोण से ये कहता है कि ये को समझाइए। तो इसमें आप देखिए S बराबर बाई माइनस सी होता है, बाई बराबर तो क्या हो जाएगा, C प्लस एस हो जाएगा, बाई बराबर C प्लस आई भी होता है। ठीक है, तो बाई बराबर C प्लस आई और बाई बराबर C प्लस एस मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष से। तो संतुलन में क्या हो जाएगा, S बराबर आई। अब संतुलन होगा तो क्या हो जाएगा, नियोजित बचत बराबर नियोजित निवेश। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा बाय एस बढ़ता जाता है और आई चूंकि एक स्थिर मात्रा से हर आय पर निवेश होता है तो ये OX के पैरेलल होगा। तो ये इसको वो उठती हुई बचत रेखा इसको ई बिंदु पर काटती है। अब यही बिंदु पर क्या हो रहा है, एस बराबर आई है, अतः एम उत्पादन जो है वो संतुलनावस्था को होगा, है ना, और आय का स्तर। अब इसके पहले की स्थिति क्या होगी, तो M2 पर हम ये ध्यान दें कि M2 पर I इज ग्रेटर देन S, तो आय और उत्पादन बढ़ेगा। इससे पहले क्या होगा, I ग्रेटर है, I यहां देखिए और S यहां है, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग से जब ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में लाभ की स्थिति रहेगी और इसमें क्या होगा कि इस लाभ की प्रेरणा से उत्पादन और बढ़ेगा, मार्केट बूम के पोजीशन में रहेगा, यानी आसार बने हुए रहेंगे। और इसके बाद यहां पर हम क्या देखते हैं कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो M1 पर हम देख रहे हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, तो आय का स्तर कमेगा और M की ओर जाएगा क्योंकि वस्तुओं के मूल्य गिरेगी, यहां वस्तुओं के मूल्य बढ़ती जाएगी तो यह आगे की ओर बढ़ेगा प्रोड्यूसर, और यहां वस्तुओं के मूल्य गिरेगी तो यहां से पीछे की ओर जाएगा। यानी M2 की भी टेंडेंसी M की ओर है और M1 की भी टेंडेंसी M की ओर है। तो इसी को मैंने इससे दे दिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब स्वायत्त व्यय में परिवर्तन हो जाता है, बाई बराबर AD। ठीक है, तो AD इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये इसको देखिए कि स्वायत्त उपभोग आपका 40 है और आय 10 है और उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। तो संतुलन के लिए आपका क्या हो जाएगा, बाई बराबर A जो है C प्लस आई का ये है स्वायत्त व्यय है, अब बटे 1 माइनस C, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये 40 प्लस 10 यानी इसको अगर हम रखेंगे 1 और C कितना था, तो आप 0.8 था तो ये 0.2 यानी 250। संतुलन में चूंकि बाई बराबर AD, अतः संतुलन समग्र मांग भी 250 होगी। ठीक है, अब यदि हम स्वायत्त निवेश में परिवर्तन करके 20 कर देते हैं, तो 20 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्वायत्त उपभोग कितना था 40 और ये हो जाएगा 60। तब क्या हो जाएगा, A बराबर जो है स्वायत्त उपभोग प्लस स्वायत्त निवेश 60 अब बटे 0.2, तब ये कितना हो जाएगा 300। इस तरह यदि I बराबर 5 स्वायत्त निवेश को हम चेंज कर देते हैं तो ये आ जाता है 225। यानी आप यहां पर क्या देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, ये देखिए कि इसमें जो है यहां स्वायत्त निवेश में चेंज किए तो भी संतुलन स्तर पर नहीं आया। यहां पर हमने जो है चेंज किया स्वायत्त निवेश को बढ़ाकर 20 कर दिया तो भी संतुलन स्तर पर नहीं है, कि संतुलन आय स्तर कितना था 300। ठीक है, तो अब यहां जो है स्वायत्त निवेश हम 5 कर रहे हैं तो संतुलन स्तर का आय हो जा रहा है 225। कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए कि जैसे जैसे हम जो है निवेश को बढ़ाते हैं, स्वायत्त निवेश को बढ़ाते हैं, संतुलन स्तर ऊंची आय पर जाती है। स्वायत्त निवेश 10 करोड़ था तो संतुलन स्तर 250 की आय पर है। स्वायत्त निवेश अगर हम 20 करोड़ किए तो संतुलन आय आपका 300 करोड़ पर आता है, और स्वायत्त निवेश को 5 कर दिए तो संतुलन आय का स्तर 225 करोड़ आता है। यानी निवेश की बहुत बड़ी भूमिका है आय और उत्पादन बढ़ाने में, क्योंकि यह गुणक के साथ फंक्शनाइज हो जाती है। ठीक है ना, मल्टीप्लायर काम करता है।
अब इसी को ये ग्राफ में दिखाया गया है, ये एडी है, ठीक है। तो इसमें जो है आय और उत्पादन का संतुलन स्तर जो है हमेशा चेंज यह है। इसमें ध्यान दीजिए कि हम देखते हैं कि स्वायत्त निवेश जिस दिशा में बदलती है और उत्पादन का स्तर भी उसी दिशा में बदलेगा, क्योंकि समग्र मांग एडी बढ़ जाता है, स्पष्ट है यहाँ निवेश गुणक क्रियाशील हो जाती है। तो ये यहाँ पर है, इसमें संतुलन जब और स्वायत्त निवेश बढ़ता है तो ये संतुलन यहाँ आता है, और जब स्वायत्त निवेश और बढ़ता है तो ये संतुलन ऊपर आता है। आय बढ़ने पर ए डैश हो जाता है, जिससे एडी ऊपर की ओर एडी 1 है ना, एडी से एडी 1। अब यहां दो स्थिति दिखाई गई है, एक जगह बढ़ने पर और एक जगह घटने पर। ये बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है। बढ़ने पर क्या होता है, संतुलन स्तर ऊपर चला जाता है, जिससे M1। घटने पर संतुलन स्तर नीचे, जिससे M2 है ना। AD2 पर घटा के दिखा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एडी वक्र नीचे की ओर, और ये बढ़ा के तो एडी वक्र ऊपर। थोड़ा जो है बड़े चैप्टर को इससे समझाना पड़ा है। अब देखिए, एक है बचत विरोधाभास। तो बचत विरोधाभास क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि इसमें बचत विरोधाभास के अंदर इस बात को ध्यान दिया जाए कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन निर्धारण समग्र मांग द्वारा होता है, और समग्र मांग के दृष्टिकोण से कई बार बचत के मामले में क्या होता है कि विरोधाभास देखते हैं। यदि देश के सभी लोग अधिक बचत करने वाले हो जाए तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में या तो कमी आ जाएगी या स्थिर बने रहेगी, है ना। देश के सभी लोग अधिक बचत करें, यह स्थिति बचत का विरोधाभास है। अब ये देखिए, इसको इससे समझिए। मान लीजिए कि I बराबर 20 है, ठीक है। तो आपका उपभोग फलन क्या होगा, C बराबर 10 + 3 4/, यानी स्वायत्त उपभोग प्लस C × बाई। तो इसके अनुसार बचत फलन क्या होगा, तो S बराबर -10। चूंकि 10 उपभोग स्वायत्त उपभोग है तो बचत -10 में जाएगा। ये MPC 3/4 है, तो इसका मतलब MPS 1/4 होगा, तो इसे अनुसार हो जाएगा 1/4 × बाई। अब संतुलन में चूंकि S बराबर I होता है, तो S हमारा कितना है और I कितना है, ये ध्यान दीजिए। तो I बराबर 20 था और S मेरा ये आ रहा है, ठीक है, -10 + 1/4/। तो 1/4/, बराबर 20 + 10 30 हो जाएगा, यानी बाई बराबर 120। 120 के आय पर संतुलन होगी। यदि I 20 रहता है, 20 ही रहता है, ठीक है। अब इस स्थिति में देखिए, I तो 20 ही है, ठीक है। यदि आय भी, परंतु बचत फलन बदल जाता है, और बचत फलन बदल करके क्या हो जाता है कि बचत फलन हो जाता है -8 + 1/4/। ये बदल के हो जाता है। तब S बराबर I साहब क्या कीजिएगा, तो यहां पर 20 में 10 ये जाके जुटा था, तो ये 8 आके जुटेगा। बचत प्रवृत्ति तो वही है, लेकिन जो है बचत फलन चेंज हो रहा है, यानी बचत जो है अब क्या हम कर रहे हैं, बढ़ जा रही है। यहां -10 बचत था, यहां -8 है, बचत बढ़ गई ना। माइनस में कमना तो बढ़ना ना कहलाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है, 112। अब ये आय को क्या किया, घटा दिया। बचत प्रवृत्ति वही के वही है, लेकिन अंतर किस पर पड़ा, अंतर पड़ा बचत की मात्रा पर। बचत की मात्रा बढ़ने से इनकम घट गई, है ना। तो ये अब इसी को ये ग्राफ से दिखाया है। इसमें बचत की मात्रा बढ़ने पर देखिए, बचत ये था, एस था, तो संतुलन बाई पर था, और बचत ये है तो E1 पर आता है। इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण रोजगार की अवधारणा है, तो पूर्ण रोजगार का अवधारणा में हम यही कहेंगे कि पूर्ण ये जो है इसमें जो है आपका पूर्ण रोजगार की अवधारणा में जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो, तो वह उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। पूर्ण रोजगार संतुलन को कहता है जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति का ऐसे बिंदु पर बराबर होती है जहां अवस्था में सभी साधनों को रोजगार मिल जाता है, ठीक है। तो उसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। इसका अर्थ है कि समग्र मांग अथवा कुल व्यय इतना पर्याप्त है कि देश में उपलब्ध साधनों को, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति यह है कि पूर्ण रोजगार को हम उस स्थिति को कहेंगे जब समग्र मांग अथवा कुल व्यय इतना पर्याप्त है कि देश में सभी लोगों या सभी साधनों को रोजगार देना संभव हो जाए। जितना भी अधिकतम उत्पादन कर सकता था संभव हो, साधनों का जितना भी उपयोग करना है कुशलतम उतना हम करें, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इसे पर्याप्त मांग भी कहते हैं, इसी को हम पर्याप्त मांग कहते हैं। अर्थात वास्तविक समग्र मांग आवश्यक समग्र मांग के ठीक बराबर हो। जो वास्तविक है और जो आवश्यक है, जो अभी है और जितना होना चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो इसी को हम जो है
वास्तविक समयावस्था से ठीक बराबर हो तो इसे पूर्ण रोजगार कहा जाएगा। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की संतुलन तब आती है जब एडी बराबर एडीएफ। अब ये देखिए एडी बराबर एडीएफ कहने का मतलब क्या है कि एडी वास्तविक है और एडीएफ आवश्यक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब पूर्ण रोजगार बिंदु होगा। अब इस चित्र में OQF उत्पादन स्तर संतुलन बिंदु है। मान लेते हैं कि जो है OQF जो है उत्पादन स्तर का संतुलन बिंदु है। अब है ना के लिए EQF समग्र मांग होना आवश्यक है। इसके लिए समग्र मांग कितना होना आवश्यक है EQF। इस स्थिति में न स्फीति अंतराल होगी न अवस्फीति। जब ये होगा तो नए स्फीति अंतराल, लेकिन इसके पहले क्या होगा, इसके पहले आप देखिए C+I और C+S में अंतर है, यानी यहां पर इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा एस से और यहां पर सेविंग बड़ा होगा। इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा तो स्फीति, सेविंग बड़ा होगा तो अवस्फीति यानी मंदी की स्थिति आएगी। तो पूर्ण रोजगार जहां अब पूर्ण रोजगार में यह भी ध्यान देना है कि ऐच्छिक बेरोजगारी तो हो सकती है लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं हो सकती है, यानी अपनी इच्छा से। और एक हुआ कि निश्चित मजदूरी दर पर काम करने के लिए लोग तैयार हैं तो भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं जो है अनैच्छिक या ऐच्छिक बेरोजगारी। तो ऐच्छिक बेरोजगारी यहां पर अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होगी। न्यून मांग या स्फीति अंतराल को समझा है। ये न्यून मांग क्या है, तो न्यून मांग ये है, इसमें यह ध्यान दीजिए कि केन्स के बारे में एक दिमाग में आपको धारणा बनाना होगा। थोड़ा सा ये इस पर 5 मिनट समय आपको देना होगा समझने के लिए कि केन्स ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे और उनके दिमाग में ब्रिटेन रोगी था, ब्रिटेन मंदी की समस्या से जूझ रहा था। अतः केन्स का सारा ध्यान उस मंदी के निदानार्थ गया और उनका सिद्धांत उसी मंदी के इर्द गिर्द घूमता है। तो केन्स ये कहते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विपरीत, क्लासिकल अर्थशास्त्री जहां कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है, केन्स कहते हैं अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं होता है। अर्थव्यवस्था न्यून रोजगार संतुलन में होता है। अगर पूर्ण रोजगार होगा तो फिर विकास करने की कोई जगह ही नहीं मिलेगी। आप नई इन्वेस्टमेंट को कहां अप्लाई करोगे। अतः न्यून रोजगार संतुलन में होता है। और न्यून रोजगार संतुलन में ये बताते हैं कि समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन के लिए आवश्यक समग्र मांग से कम रह जाती है। अर्थात समग्र मांग एडी आवश्यक समग्र मांग एडीएफ से। ध्यान रहे कि किस क्लासिकल विचारधारा के विपरीत न्यून रोजगार संतुलन की बात करते हैं, जो पूर्ण रोजगार स्तर से कम रोजगार स्तर अथवा अपूर्ण रोजगार में होता है। इसका रोजगार बढ़ाने के लिए समग्र मांग को बढ़ाने की बात करते हैं। इस अवस्था में केन्स कहते हैं कि पूर्ण रोजगार तक पहुंचने के लिए समग्र मांग को बढ़ाओ, यानी एडी बराबर एडीएफ करो, है ना। एडीएफ आपने किसको रखा था ये ध्यान दीजिए, तो एडीएफ आपने रखा था आवश्यक समग्र मांग को और एडी था वास्तविक। जो वास्तविक है उसको आवश्यक के बराबर करो, है ना। तो ये इसमें जो है, अब इसको हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। यहां आप ये ध्यान दीजिए कि पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक एडी, अगर एडी एडीएफ से कम है यानी वास्तविक आवश्यक से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यून मांग है ना। एडीएफ माइनस एडी, न्यून मांग बराबर क्या हो जाएगा एडीएफ, यानी जो चाहिए उससे वास्तविक कम है तो न्यून मांग है ना। तो यानी न्यून मांग बराबर एडीएफ माइनस एडी हो जाएगा, है ना। एडीएफ का मतलब है क्या, एडी एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एडी चाहिए उससे वास्तविक एडी कम है। तो पूर्ण रोजगार है तो क्या चाहिए, एडी बराबर एडीएफ, समग्र मांग बराबर वास्तविक मांग। तो अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में क्या है कि OQF पूर्ण रोजगार उत्पादन स्तर है, ये OQF पूर्ण रोजगार उत्पादन स्तर है ना। संतुलन बिंदु एडी बराबर एएस के अनुसार ई पर संतुलन बिंदु है। एडी और एएस का संतुलन बिंदु कहां है, ई पर। अतः पूर्ण रोजगार के लिए समग्र मांग EQF होगा, यही ना EQF होगा समग्र मांग। अब यदि एडी C+I1 हो जाए, AD1 या C+I1 हो जाए, यानी ये नीचे आ जाए, ठीक है, तो संतुलन ई से बाएं E1 पर हो जाएगा, ठीक है। तो संतुलन घट जाएगा क्योंकि यहां पर एस को ये काटेगी। अब ये ध्यान दीजिए कि संतुलन यहां आ जाता है ई से बाएं E1 पर, बाएं ओर संतुलन खिसक गई क्योंकि AD1 इज लेस देन AD, AD1 AD से लेस है, नीचे है, ठीक है। तब उत्पादन का संतुलन स्तर घट के QF से Q1 हो जाएगा, जो अपूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु है। अब यहीं पर ये समझना है आपको इस गैप को, है ना, जो अपूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु। पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए समग्र मांग कितना चाहिए था EQF, और पूर्ण रोजगार के लिए उत्पादन इतना होना चाहिए था OQF के बराबर,
इस पर होता क्या हो चाहिए था कितना एग्रीगेट डिमांड EQF, लेकिन इस एडी को AD1 में शिफ्ट करने पर OQF उत्पादन के लिए समग्र मांग कितना जुट पा रहा है? तो यही तक ना, देखिए इसके सामने AD पर इसी बिंदु तक ना, यानी ये गैप रह जा रहा है, इतनी मांग की कमी हो जा रही है। यानी हम कहें कि LQF तक ही इनको मिल रहा है, ये AD लाइन पर ये तो यहां संतुलन बिंदु बना है जो कम उत्पादन का स्तर है, जो पूर्ण रोजगार नहीं है। पूर्ण रोजगार का कौन था? OQF, और OQF पर AD घटने से आपको इतना ही एग्रीगेट डिमांड आ रहा है। LQF चाहिए कितना है? EQF, गैप कितना हो रहा है? EL, यही न्यून मांग है, और इसी को हम कहते हैं अविस्फीति अंतराल, और यही अविस्फीति अंतराल मंदी का रूप धारण करती है। ठीक है, अब इसी को समझाया हुआ है। अब इसका जो है न्यून मांग और स्फीति अंतराल के कारण बस एक टर्म और है, और उसको आप समझ लीजिए। स्फीति अंतराल किसको कहते हैं? यानी अतिरेक। वो न्यून था, ये अतिरेक। तो अतिरेक में पलट जाएगा समीकरण। अतिरेक में क्या हो जाता है कि AD बड़ा हो जाता है ADF से, यानी जो चाहिए उससे वास्तविक बड़ा है, यानी जो अभी चल रहा है वो बड़ा है जितना चाहिए उससे। डिमांड होना चाहिए 5 करोड़ का, हो कितना रहा है? 8 करोड़। चाहिए ADF, एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, वास्तविक AD, तो वास्तविक इज ग्रेटर देन फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, AD इज ग्रेटर देन, तो अतिरेक मांग, यानी स्फीति अंतराल को ही अतिरेक मांग कहते हैं। जैसे न्यून मांग को अब स्फीति अंतराल कहे, तो अतिरेक मांग को तो AD माइनस ADF। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस रेखा चित्र में पूर्ण रोजगार के लिए हमको कितना चाहिए था? पूर्ण रोजगार उत्पादन क्या था? OQF। ठीक है, यहां पर हमको डिमांड चाहिए EQF के बराबर, ADF होना चाहिए EQF के बराबर। AD बढ़ गई, बढ़ के हो गया AD1, तदनुरूप उसका C प्लस I1 हो गया, यानी C1 प्लस I1 हो गया। चलिए, तो इस सब में ज्यादा जोड़ नहीं देना है। अब नया संतुलन बिंदु दाईं ओर खिसक गई, दाईं ओर खिसकने से E1 पर आ गया, तो इनकम QF से बढ़ के QM हो गया। लेकिन पूर्ण रोजगार के लिए कितना था? कितना चाहिए था? OQF, है ना। अब इस नए AD पर आप ये देखिए कि पूर्ण रोजगार उत्पादन के लिए एग्रीगेट डिमांड कितना आ रहा है? तो आ रहा है FQF। ये नया AD पर पूर्ण रोजगार बिंदु के सामने कितना है? FQF, यानी हमको चाहिए EQF, आ रहा है FQF। तो इसका मतलब क्या है कि FE के बराबर अधिक मांग है ना। तो ये क्या करेगा? स्फीति अंतराल पैदा करेगा, महंगाई लाएगा, है ना। तो इसको हम जो है स्फीति अंतराल कहते हैं। ठीक है, अब इसको अब दो चीजें जो आप पढ़े, इन दोनों चीजों के कारण ही व्यवसाय चक्र आता है ना, जिसको हम कहते हैं बिजनेस साइकिल, है ना। तो बिजनेस साइकिल क्या होता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है वो तेजी से शुरू होती है। कहीं पर आप नया नया पूंजी लगाया है, कोई कंट्री विकास करना शुरू करता है तो तेजी से शुरू करता है, क्योंकि डिमांड का क्षेत्र बहुत खुला रहता है। तेजी आने के बाद क्या होता है कि कुछ आर्थिक घटकों से सुस्ती आने लगता है, तो तेजी को हम बूम करते हैं, उसके बाद क्या होता है? सुस्ती आने लगता है, रिसेशन जिसको बोलते हैं। बहुत लोग रिसेशन और डिप्रेशन को एक ही कर देते हैं, सबको मंदी कर देते हैं, रिसेशन। अगर इस रिसेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये डिप्रेशन में बदल जाता है। जैसे मैं कहूंगा कि डिमोनेटाइजेशन और GST के बाद रिसेशन की स्थिति यहां आई, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में तरलता प्रवाह कमजोर हो गई थी, और तरलता प्रवाह कमजोर होने के कारण जो है वस्तुओं का क्रय उतना नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सुस्ती आई। तो चलिए हम थोड़ा धीमी गति इसमें अपनाएं। हमने क्या सोचा था, इस सुस्ती से निपट लेंगे, लेकिन उसको निपटने से पहले विश्व की सबसे भयावह संक्रामक रोग आ गया, कोरोना, जो हमको संभालने का मौका। अगर हम उस सुस्ती पर उस दिन सचेत हो जाते तो शायद कोरोना में जो अर्थव्यवस्था को इतना भुगतना पड़ा, इतना नहीं बल्कि इससे कम भुगतते। उस समय हम शायद सोचे ही नहीं थे कि आगे कोरोना जैसा भी चीज आने वाला है। हम तो ये सोच के रहे थे कि चलो सुस्ती आई है, फिर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। लेकिन 23 अगस्त 2019 जब कोरोना नहीं था, ध्यान दीजिए 23 अगस्त शायद डेट में, लेकिन 2019 की मैं बात कर रहा हूं, तो नीति आयोग के जब यह है
चेयरमैन थे उस टाइम में, राजीव कुमार, उन्होंने खुद कहा था कि देश की इतनी बुरी हालत नहीं कभी हुई थी इन 70 सालों में। तो उस समय हम क्या कहेंगे कि सुस्ती की स्थिति आ चुकी थी कोरोना के पहले ही, तो हमको उस समय सुस्ती में सचेत होना चाहिए था। चलिए खैर किसी कारण से हम सचेत नहीं हो पाए और कोरोना के भयंकर तबाही के बाद वो सुस्ती किस चीज में बदल गई, तो डिप्रेशन में बदल गई, मंदी में बदल गई। अब मंदी में फिर नए निवेश से पुनरुत्थान शुरू होता है। अब ये यानी फिर बूम की पोजीशन में, पुनरुत्थान के बाद फिर बूम की पोजीशन में आता है। अब ये तेजी, सुस्ती, मंदी, पुनरुत्थान, इसी को हम कहते हैं शीर्ष और गर्त, ऊपर समुद्र की लहरें जैसा। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये चक्र आते ही रहते हैं। लेकिन तबाही की बात क्या है? तबाही की बात है कि पहले ये धीमे आते थे, यानी इनका बीच का जो टाइम था वो बड़ा था, अब टाइम छोटा हो रहा है, जल्दी जल्दी अब आ रहे हैं ये मंदी और तेजी की स्थिति। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं, इसको आप देखिए ये चक्र से भी समझाया हुआ है। तेजी से शुरू होता है, सुस्ती होती है, सुस्ती के बाद मंदी, मंदी के बाद पुनरुत्थान, फिर तेजी, और हर एक चक्र मारने के बाद अर्थव्यवस्था एक ऊंचे स्तर पर जाती है, यानी वो ऐसे ऐसे बनाते जाती है इस तरह से। ये ऊपर नीचे तो हो रही है लेकिन तिरछा ऊपर की ओर बढ़ते जाती है, समझ रहे हैं? तो ये अब इसमें न्यून मांग को ठीक करने का उपाय, इन चीजों को आप देखिएगा, ठीक है? ये सारी समझ में आएंगे। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, और अंत में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दे दिया है, और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिमाग में रखिएगा, ये संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आप सबको नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।